हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य भिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग पंचकर्म के इम्पोर्टेंट नोट्स में रक्त मोक्षण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रक्त मोक्षण क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, कितनी तरह का रक्त मोक्षण बताया गया है। तो ये सारे नोट्स हम आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं डेली, नए नए जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका स्वागत करते हैं हम लोग आर्य भिषक क्लासेस में। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे हम एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी करा रहे हैं और आयुर्वेद के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो उनमें से हमारे साथ हैं सुमन लता जी, जिन्होंने प्रसूति तंत्र के वीडियो में पूछा था कि ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आयुर्वेद के साथ मॉडर्न साइंस भी हमारा पढ़ाया जाता है। तो जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पे आपको आयुर्वेद के टॉपिक्स के साथ उसका जो कोरिलेटेड मॉडर्न टॉपिक है वो भी प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपको पढ़ना है, आयुर्वेद भी पढ़ना है और मॉडर्न टॉपिक्स जो है आपके वो भी आपको पढ़ने हैं। और कुछ बच्चे हमसे ये बोल रहे हैं कि वीडियो की पीडीएफ हमें दीजिए। तो पीडीएफ यहाँ पे शेयर करना पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने फोन में ही उसका पीडीएफ बना सकते हैं और फ्यूचर में आप उसको बैठ के पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप उसकी पीडीएफ बना लीजिए। और हमारे साथ हैं प्राची त्रिपाठी जी, जिन्होंने पूछा है कि जीएनएम आयुर्वेदिक एग्जाम के बारे में कुछ बताइए। तो उसमें बताना क्या है, आपको तो हम पढ़ा ही रहे हैं, आप इसके टॉपिक सारे जो सब्जेक्ट्स आपके हैं उनको आप पढ़िए, उनके डिटेल्स में बुक फॉलो कीजिए। बुक की भी वीडियोस हमने अपलोड की है, कौन कौन से बुक आपको फॉलो करनी है वो वीडियोस आप लोग जरूर देखिए। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, जब भी आप हमारा चैनल खोलते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ सब्जेक्ट की ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट की हम लोग अपलोड करने वाले हैं आगे भी। अभी पंचकर्म की क्लासेस चल रही हैं तो वो वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगी। और बुक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में वो सारी वीडियोस हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सो आप लोग हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके जरूर वहां पे सर्च कीजिए, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं रक्त मोक्षण में क्या क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखना है। तो रक्त मोक्षण के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि रक्त मोक्षण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो रक्त का मीन्स है ब्लड, रक्त का मीनिंग है ब्लड या खून जिसको हम लोग बोलते हैं। और मोक्षण का अर्थ होता है मुक्त करना, ठीक है, मुक्त करना, मोक्षण, इसको निकाल देना शरीर से बाहर। अगर आप निकाल दो इसको तो ये रक्त जो होता है ये मुक्त हो जाता है ना। तो हमें रक्त की मुक्ति करानी, कौन से रक्त की? दूषित रक्त की। जो हमारा दूषित रक्त होता है, दोषों की वृद्धि के कारण जो रक्त दूषित हो जाता है, इस रक्त को हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं रक्त मोक्षण की प्रक्रिया द्वारा। तो अभी तक हम लोगों ने पंचकर्म में काफी सारी चीजें डिस्कस की है ना। पंचकर्म का जो प्रोसीजर है, शरीर का शोधन किया जाता है, उसमें सभी मल को, दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि शरीर में कोई भी बीमारी पैदा ना हो, या फिर कोई अगर बीमारी हो तो उससे भी शरीर मुक्त हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। पंचकर्म में पूर्व कर्म बताया गया है, उसके बाद प्रधान कर्म बताया गया है, उसके बाद बताया गया है पश्चात कर्म, ठीक है। तो 3 स्टेप में ये पंचकर्म किया जाता है। और पूर्व कर्म में आपका स्नेहन, श्वेदन, दीपन, पाचन ये सब आता है। प्रधान कर्म में 5 कर्म आते हैं जो मेनली पंचकर्म में इंक्लूडेड होते हैं: वमन, विरेचन, वस्ति, रक्त मोक्षण और नस्य, ठीक है। रक्त मोक्षण और नस्य हम लोगों ने पिछले क्लासेस में वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य इन सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वो वीडियोस, वो क्लासेस आप लोग जरूर देखिएगा। और स्नेहन श्वेदन का भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। पंचकर्म के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम लोग रक्त मोक्षण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रक्त मोक्षण को पंचकर्म में
आचार्य सुश्रुत ने ग्रहण किया है। चरक ने इनको इस प्रोसेस को, रक्त मोक्षण को पंचकर्म में ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ वमन, विरेचन, वस्ती में 2 बताया है, आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती, और नस्य, ये 5 ही चरक ने ग्रहण किया है। लेकिन सुश्रुत ने रक्त मोक्षण को भी आपके पंचकर्म में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पश्चात कर्म में आपके संसर्जन क्रम और धूम्रपान, गंडूश, कवल, इस तरह के कर्म सब आ जाते हैं पश्चात कर्म में। ये सारे प्रोसीजर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ रक्त मोक्षण हमारा बाकी है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे अगली क्लास से। रक्त मोक्षण में हम लोग क्या करते हैं, जो दूषित रक्त है या रक्त में कोई दोष अगर अवस्थित है तो उस रक्त को हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे आप लोग एक फोटो देख रहे होंगे जिसमें देखिए एक जोंक है। ये जोंक आपको आप अगर पहचान सकते हैं, इसको लीच बोला जाता है जो खून पीता है। ठीक है, तो ये लीच का इस्तेमाल करके हम लोग रक्त मोक्षण करते हैं, या फिर हम लोग सिरावेद के द्वारा भी रक्त मोक्षण कर सकते हैं। दूसरी फोटो में आपको दिख रही होगी कि एक इंजेक्शन, एक नीडल की मदद से, हम लोग बटरफ्लाई नीडल की मदद से यहाँ पे ब्लड लेटिंग कर रहे हैं, खून बाहर निकाल रहे हैं। ये कुछ प्रोसीजर्स है रक्त मोक्षण में, और भी सारी प्रोसीजर्स बताई गई हैं जो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट देखिए, रक्त मोक्षण में क्या आता है, इसके सिनोनिम्स यानी पर्याय। रक्त मोक्षण को और क्या क्या बोला जाता है, अस्त्र विश्रुति, शोणित मोक्षण, रक्त निर्हरण, रक्त श्रवण, रक्त हरण। ठीक है, तो ऐसे कोई टर्म्स आपको अगर मिलते हैं बुक में, संहिताओं में, किताबों में, उसका मतलब होता है रक्त मोक्षण करना या दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकाल देना। ओके, इन शल्य तंत्र इट इज सेड टू बी 50% ऑफ द टोटल ट्रीटमेंट। शल्य तंत्र में इसको अर्ध चिकित्सा माना गया है रक्त मोक्षण को। और मैंने आपको ये भी बताया था कि काय चिकित्सा में किसको अर्ध चिकित्सा माना गया है, काय चिकित्सा में आपके वस्ती कर्म को अर्ध चिकित्सा माना गया है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। ये काय चिकित्सा में वस्ती को अर्ध चिकित्सा माना जाता है और शल्य तंत्र में रक्त मोक्षण को अर्ध चिकित्सा माना जाता है। काय चिकित्सा क्या होती है, आपकी आयुर्वेदिक जनरल मेडिसिन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। आयुर्वेदिक जनरल मेडिसिन वाला जो ब्रांच होता है उसको हम लोग काय चिकित्सा बोलते हैं। और शल्य तंत्र क्या होता है, आयुर्वेदिक सर्जरी। तो जो सर्जरी होती है, ऑपरेशंस होती हैं, उसको हम लोग शल्य तंत्र में पढ़ते हैं। तो ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर जैसा है, क्योंकि उसमें खून के साथ हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो खून को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। किसी भी प्रोसीजर से हम निकालें तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर में भी काउंट होता है। पंचकर्म में भी इसको रखा गया है और सर्जरी में भी इसको पढ़ा जाता है। तो ये सर्जरी में अर्ध चिकित्सा मानी गई है। ठीक है, अर्ध चिकित्सा, इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, देखिए क्या है, टाइप्स एंड इंडिकेशन। इसके टाइप्स क्या क्या बताए गए हैं, कितने प्रकार से ये किया जाता है। सबसे पहला टाइप है शस्त्र विश्रावण। शस्त्र मीन्स अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट कोई शस्त्र, धार वाला इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिसमें धार होती है, उसको हम लोग शस्त्र बोलते हैं। तो शस्त्र के द्वारा अगर आप रक्त विश्रावण करा रहे हो, रक्त निकाल रहे हो, तो हम उसको शस्त्र विश्रावण प्रोसेस में रखेंगे, जिसमें 2 तरह के प्रोसीजर्स आते हैं। एक होता है आपका प्रच्छान कर्म, दूसरा होता है सिरावेद या सिराव्यध कर्म। ओके, प्रच्छान कर्म कहाँ किया जाता है, रक्त में जहाँ दोष हो और एक देशोत्थित रक्त हो। एक देशोत्थित मतलब जहाँ पे दोष एक ही स्थान पे अवस्थित हो। तो यहाँ पे आप लोग पहली फोटो में देख सकते हैं, ये एक स्थान पे प्रच्छान कर्म किया गया है स्कैल्प में। यहाँ पे इसके बाल झड़ रहे हैं, तो एलोपेशिया हुआ है, वहां पे जो रक्त दूषित हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए प्रच्छान कर्म किया गया है। एक छोटी सी नीडल से आप प्रच्छान कर्म कर सकते हैं। इसको छोटा छोटा प्रिक करना होता है, काफी जगह पे ये प्रिक किया गया, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रच्छान कर्म किया जाता है। इसी स्थान पे ये दोष स्थित है, एक स्थान पे, एक देश में ये दोष स्थित है, इसीलिए वहां पे प्रच्छान कर्म को चूज किया जाता है। सेकंड नंबर बी में आता है सिरावेद या सिराव्यध, जिसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग सिरा का वेधन करके, वेन को पंक्चर करके, वेन्यू पंक्चर भी इसको बोलते हैं,
सो ये इसमें से हम लोग दूषित रक्त को निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये कहाँ पे किया जाता है? सर्वांग दोष जहां पर हो, पूरी बॉडी में जहां पे दोष अवस्थित हो, क्योंकि ब्लड आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन करता है, आर्टरीज और वेन्स में सर्कुलेट करता है, तो वो जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में फैला होता है, दूषित जो रक्त होता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वेन्स को पंक्चर करके ये दूषित रक्त को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये दो प्रोसीजर्स हैं जो कि शस्त्र द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे नीडल का इस्तेमाल होता है, इसीलिए क्योंकि नीडल धार वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए इसको शस्त्र विश्रावण में रखा गया है। नेक्स्ट है नंबर 2 में आता है अणुशस्त्र विश्रावण या अनुशस्त्र विश्रावण। अनुशस्त्र क्या होता है? जो शस्त्र जैसा काम करे, ठीक है, लेकिन उसमें धार नहीं होती है, अनुशस्त्र उसको हम लोग बोलते हैं। इसमें 4 चीजें वर्णन की गई हैं। तो ये आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ये आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिएगा इसके। देखिए अनुशस्त्र में क्या क्या आता है। सबसे पहले श्रृंग, जलौका, अलाबू और घटी यंत्र, ये वर्णन किया गया है। तो जहाँ पे वात दोष हो, वात दोष जहाँ पे बढ़ा हुआ हो, वात के कारण रक्त दूषित हुआ हो, वहां पे हम लोग श्रृंग का इस्तेमाल करते हैं। श्रृंग क्या होता है? सींग, जिसको हम लोग बोलते हैं, जानवरों के सींग का इस्तेमाल होता है। ये वाली फोटो में आप लोग देख सकते हैं सींग, तो इसको श्रृंग भी बोला जाता है। इसका इस्तेमाल होता है वातज दूषित रक्त में। ओके, सेकंड में आता है जलौका। जलौका जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, लीच होती है जलौका, ये जानवर होता है, एक तरह का कीड़ा होता है। तो ये जलौका का इस्तेमाल हम लोग पित्त दूषित रक्त में करते हैं। और अलाबू, अलाबू एक प्लांट का फल है अलाबू, और ये कफ दूषित रक्त में अलाबू का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद लास्ट में आता है घटी यंत्र। घटी यंत्र आपका मिट्टी का पात्र हो सकता है, मिट्टी के पात्र में ये बनाया जाता है, वैक्यूम क्रिएट करके ब्लड सकिंग की जाती है। तो ये वात कफज रक्त दूषित में, अगर वात और कफ दोनों ही दोष रक्त में बढ़े हुए हों तो वहां पे घटी यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइंट आप पक्का याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। वात दूषित में कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना है, पित्त में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, कफ में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो वहां पे आप लोग श्रृंग, जलौका, अलाबू और घटी यंत्र का नाम याद रखिएगा। इसके बाद आइए देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या था आपका? श्रृंग। तो श्रृंग रेफर्स टू द हॉर्न ऑफ द एनिमल काउ। गाय के सींग आप ले सकते हैं, यहाँ पे गाय के सींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शेप एंड साइज कैसा होता है? श्रृंग शुड बी सर्कुलर एंड 11 अंगुल्स इन लेंथ। कम से कम 11 अंगुल लंबा ये होना चाहिए और नीचे से सर्कुलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फोटो में देख सकते हैं, नीचे से ये सर्कुलर होना चाहिए। सभी सींग की नीचे की पोर्शन सर्कुलर होती है, उसको साइड से कट किया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। सो इसकी डायमीटर कितनी होनी चाहिए बेसिकली? तो बेस जो इसका मूल होता है एक अंगुष्ठ प्रमाण का होना चाहिए, अंगुष्ठ प्रमाण जितना उसका बेस होना चाहिए कम से कम। और इसकी जो टिप होती है, अग्रभाग जो होता है, उसमें मुद्ग प्रमाण का कम से कम ये डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे से अंगुष्ठ प्रमाण, अंगुष्ठ आपकी थंब को बोली जाती है, तो थंब जितना मोटा है कम से कम उतना मोटा होना चाहिए। और इसकी टिप जो होती है वो मूंग दाल के बराबर होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। इस श्रृंग से कैसे काम किया जाता है, कैसे रक्त मोक्षण किया जाता है, ये देखते हैं। इनिशियली एट द साइट ऑफ लीजन प्रच्छान इज डन। तो जहां से आपको रक्त मोक्षण करना है वहां पे आपको प्रच्छान करना पड़ेगा। प्रच्छान में क्या करेंगे? एक छोटी सी सुई या छोटा सा स्कैल्पेल का इस्तेमाल करके हम लोग छोटा छोटा वहां पे पंक्चर कर देंगे, इस तरह से प्रच्छान हो जाएगा। फिर उसमें से ब्लड आने लगेगा, ऊजिंग होने लगेगी। तो उसमें क्या करना है? व्हेन द ब्लीडिंग स्टार्ट्स द ब्रॉड पोर्शन ऑफ द श्रृंग इज प्लेस्ड ओवर द लीजन। तो जब यहाँ से ब्लीडिंग होने लगे तो जो सर्कुलर पोर्शन है बड़ा वाला, उसको इसके ऊपर रख देना है। एंड द अदर एंड ऑफ द होल इज कवर्ड विद द क्लॉथ। और ऊपर से जो आपका सींग है ना, इस तरह का है ना, तो नीचे से इतना बड़ा होल होता है, ऊपर से मुद्ग प्रमाण का होल होता है। इसके ऊपर एक कपड़े से आपको ढक देना है, पतले कपड़े से। Then the air in the hollow of the horn is sucked by mouth which creates vacuum inside, facilitates breathing। और ऊपर से आपको मुंह लगा के इसको सक करना है। जैसे हम लोग जूस पीते हैं ना,
उसमें पाइप डाल के, उसी तरह का ये सिस्टम है। आप ऊपर से सक करोगे तो नीचे से ब्लड इसके अंदर सक हो जाएगा, खींच के बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये प्रोसीजर है। देन श्रिंग इज रिमूव। उसके बाद जितना ब्लड आपको निकालना हो वो निकलने के बाद श्रिंग को हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे फोटो में भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए इसके कंधे से ये कर रहा है रक्तमोक्षण कर्म, और मुंह से ये श्रिंग लगा के ये इसको चूस के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है, इस तरह से ये करना चाहिए। नेक्स्ट श्रिंग के बाद आता है जलौका। तो जलौका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग हॉस्पिटल्स में भी काफी जलौका से प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इंक्लूड्स फॉलोइंग प्रोसीजर्स। तो इसमें कुछ प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहले पेशेंट का प्रिपरेशन करना है, जलौका का प्रिपरेशन करना है, और जो हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं प्रोसीजर के लिए उसका कलेक्शन हमें करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक जलौका देख सकते हैं, ये लीच इस तरह का दिखता है। तो पेशेंट प्रिपरेशन में क्या करना है, द पेशेंट प्रपोज फॉर जलौकावचारण शुड बी मेड टू सिट और लाई इन सुपाइन पोजीशन, देन मृत और गोमय इज रब्ड ओवर द एरिया। तो ये जो पेशेंट है जिसका जलौकावचारण आपको करना है, उसको आप सुपाइन पोजीशन पे लिटा दीजिए या फिर कंफर्टेबली बिठा दीजिए चेयर पे, और उसके बाद जहां से आपको ये करना है रक्तमोक्षण, जिस एरिया से करना है वहां पे मिट्टी या गोमय को घिसा जाता है। ठीक, उसको रब किया जाता है। ये पहले किया जाता था, अब तो मिट्टी और गोबर का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप नॉर्मली बीटाडीन स्पिरिट से उसको साफ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जलौका को भी प्रिपेयर करना है। तो जलौका की बॉडी को क्या किया जाता है, इट इज स्मियर्ड विद शर्षप रजनी कल्क। शर्षप और रजनी यानी हल्दी, तो इसके कल्क से जो आपकी जलौका है उसके बॉडी को लेप कर दिया जाता है, उसको लगा दिया जाता है। Then the jaloka is kept in clean water for a while till it becomes activated and begins to move fast. फिर उसको साफ पानी से धो लिया जाता है या उसमें रख दिया जाता है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है, चलने लगता है, हिलने लगता है, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और हमें क्या क्या चाहिए, देखिए कलेक्शन ऑफ अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स में पात्र चाहिए, जल, हरिद्रा, सैंधव लवण, पिचू, पट्टा, मधु चाहिए, घृत चाहिए, पेय चाहिए, शस्त्र चाहिए। ये सब चीजें आपको रेडी रखनी है। किसी भी चीज का इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है, रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए प्रिपेयर्ड। यहाँ डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं कैसे हल्दी, ये येलो येलो आपको दिख रहा है ना पानी, ये हल्दी वाला पानी है। तो ये इसको लगा दिया गया है जलौका को, और फिर उसको पानी में छोड़ दिया गया, फिर ये जलौका एक्टिवेट हो जाती है, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जलौका इज टू बी अप्लाइड ऑन सिलेक्टेड साइट। जहाँ पे आपको रक्तमोक्षण करना है वहां पे आपको जलौका लगानी पड़ेगी। इफ जलौका डज नॉट सक, a drop of milk or blood is applied over the skin or a small prick is made on the surface of the skin. आप सबको पता है कि लीच जो होता है वो खून पीता है ना। तो अगर ये लीच खून ना पिए, ये आपके स्किन के ऊपर लेट गया, सो गया, इसको खून मिला नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे एक बूंद दूध लगा सकते हैं, मिल्क लगा सकते हैं, या फिर एक बूंद खून वहां पे लगा सकते हैं उस एरिया में। तो खून को टेस्ट करने के बाद वो एक्टिव हो जाएगा, कि उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे खून मुझे मिलने वाला है, तब वो उस स्किन को काट लेगा। ठीक है, काट के उसको पकड़ लेगा। या फिर आप एक छोटा सा पिन से, नीडल से आप प्रिक कर सकते हैं, तो एक बूंद खून उसमें से निकल आएगा, जिसको भी जलौका टेस्ट कर सकता है। ठीक, क्योंकि ये जानवर है ना, तो उसको हमें प्रेरित करना है कि वो स्किन को पकड़ ले और वहां से खून चूसने लगे। In spite of all this, if the जलौका does not suck, then another जलौका is to be taken. अगर ये सब करने के बाद भी जलौका सक नहीं कर रहा है खून, या फिर नहीं पकड़ रहा है, तो हम दूसरा जलौका इस्तेमाल करेंगे। ये जलौका काम का नहीं है, ये जानना चाहिए, इसको अलग कर देना चाहिए, फिर दूसरा जलौका आपको लगाने की कोशिश करनी चाहिए। As the जलौका starts sucking, its face appears like the hoof of the horse, जिसको अश्वखुर भी कहा जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि जलौका खून चूसना स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि ये जब बाइट करता है तो बहुत ज्यादा पेन आपको नहीं होता है, जब ये खून सक करता है तब भी आपको पेन नहीं होता है। ठीक, कैसे पता करना है कि ये सक करना शुरू कर चुका है, इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है यहाँ पे, ये इस तरह से
एक वेन होती है वहां पे उसके सर पे, तो वो खड़ी हो जाती है, वो राइज हो जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, अश्वखुर की तरह ये ऊपर की ओर उठ जाती है। जब ऐसे पोजीशन में ये आ जाए, ये देखिए इस तरह के पोजीशन पे ये आ जाए, तो आपको पता चलेगा कि ये जलौका खून पी रही है। ठीक, तो ये इसका लक्षण है। ये बड़े ध्यान से देखना, बहुत जगह पे क्या होता है, जलौका लगा देते हैं, फिर वो जलौका सो जाता है, वो वहां पे खून नहीं पीता है। जब जलौका सो जाता है तो वो एकदम फ्लैट हो जाता है, लेकिन जब वो खून पीने लगता है तो उसका जो हेड है, ऊपर का फेस का पोर्शन है, वो ऊपर की ओर उठा रहता है, तो इसको अश्वखुर बोला जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। By this we can understand that it has started sucking blood. तो ये खून चूसना स्टार्ट कर चुका है, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो जलौका की ये जो जहां से ये खून सक करता है वहां पे इस तरह के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ट्राइडेंटेड ये होता है, 3 दांत होते हैं। तो ये दांत ये क्या करता है, इन्हीं दांत से वहां पे एक कट क्रिएट करता है और उस कट में ये अपने दांत फंसा के खून पीता है। ठीक, तो इस तरह का ये दिखाई देता है इसका जो दांत होता है। और जब ये छोड़ता है उस स्किन को, तो वहां पे एक इस तरह का बाइट मार्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण है कि ये जलौका खून पी रहा है कि नहीं, ये जानने का। उसके बाद जब ये खून पीने लगता है तो उसके बाद क्या करना है, as soon as जलौका starts sucking, a wet white gauze should be covered on it, leaving the facial region. तो क्या करना चाहिए इसकी बॉडी को, क्योंकि ये पानी का एनिमल है ना, पानी में ये रहता है, तो इसकी बॉडी ड्राई ना हो जाए, इसके लिए एक पीस गॉज को आप गीला करके जलौका को कवर कर दीजिए ऊपर से। यहाँ पे ये कवर करने जा रहा है, बिल्कुल कवर कर दीजिए और इसका फेस बाहर छोड़ दीजिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि ये खून पी रहा है करके। ये प्रोसीजर है। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर टेकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, जलौका लीव्स बाय इट्स ओन। ये जब खून इसका हो जाता है, ये पी लेता है, तो ये अपने आप ही छोड़ देता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको इंतजार करना है कि ये कब छोड़ रहा है। अगर ये ना छोड़े तो दिक्कत होती है, उसके लिए भी प्रोसीजर्स बताए गए हैं, लेकिन नॉर्मली ये छोड़ देता है। जलौका फर्स्ट सक्स ओनली दुष्ट रक्त फ्रॉम द साइट वेयर दुष्ट एंड शुद्ध रक्त आर इन कंबाइंड फॉर्म, लाइक दैट ऑफ हंस व्हिच ड्रिंक्स ओनली प्योर मिल्क व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर। तो ये माना जाता है कि जलौका जब खून चूसने लगता है तो वो दूषित रक्त को ही चूसता है, वो अच्छे रक्त को नहीं चूसता है। अच्छा रक्त वो शरीर में छोड़ देता है, और जो गंदा रक्त होता है, दूषित होता है, उसको चूस लेता है अपने अंदर। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सुना है कि हंस को अगर आप दूध में पानी मिला के दे दो तो हंस उसमें से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ठीक, तो ये मान्यता है। उसी के साथ इसको कंपेयर किया गया है कि जलौका भी बिल्कुल वैसे ही अशुद्ध रक्त को, गंदे रक्त को चूस लेता है और शुद्ध रक्त को शरीर में छोड़ देता है। If the jaloka doesn't leave and the patient is getting itching and pain at the site of jaloka vacharan, we can assess that it is sucking pure blood. And if it doesn't stop sucking, then it should be detached by sprinkling सैंधव लवण चूर्ण at its mouth region. ठीक है, आप सबको पता है कि लीच जो होता है वो नमक से घायल हो सकता है, उसकी बॉडी पिघल जाती है नमक डालने पे, ऐसे बोला जाता है। तो अगर ये लीच आपको छोड़ नहीं रहा है, पेशेंट को नहीं छोड़ रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो पेशेंट को खुजली होने लगेगी और पेन होने लगेगा, क्योंकि जब ये जलौका शुद्ध रक्त खींचने लगेगा तब वहां पे इचिंग और पेन स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले जब ये अशुद्ध रक्त खींच रहा था तब पेशेंट को किसी भी तरह का पेन फील नहीं होगा, लेकिन जब ये शुद्ध रक्त खींचने लगेगा तब पेशेंट को पेन फील होने लगेगा। ठीक है, तो तब हमें पता चलेगा कि ये शुद्ध रक्त खींच रहा है, अब इसको बंद कर देना चाहिए। हम क्या करेंगे, ये अगर नहीं छोड़ रहा है तो सैंधव नमक थोड़ा सा इसके मुंह पे डाल देंगे, ये अपने आप ही छोड़ देगा। ठीक, तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके लीच ने सारा दूषित रक्त पी लिया, फिर आप उसको हटा दीजिए, हटा के वो पोर्शन पेशेंट का अच्छे से क्लीन करके बैंडेज कर दीजिए। और जलौका को क्या करना है, जलौका को आप क्या करेंगे, तंडुल कंदन इज टू बी स्प्रिंकल्ड ऑल ओवर इट्स बॉडी। तो तंडुल खंडन मतलब तंडुल जो आपके राइस का पाउडर होता है, उसको आप उसके ऊपर छिड़क दीजिए। और क्या करिए, एंड मिक्सचर ऑफ तेल एंड सैंधव लवण इज स्मीयर्ड ऑन द बॉडी। तेल और सैंधव नमक
भी मिला के आप उस पे डाल सकते हैं। और then with the help of thumb and index finger of left hand, tail end of the jaloka should be caught. Then body of jaloka squeezed with the fingers of right hand towards its face in a reverse direction. उसके बाद क्या करना है, जलोका ने जितना खून पिया है उसको बाहर निकालना है, उसको वॉमिटिंग करानी है। ठीक है, तो आप जलोका को लेफ्ट हैंड से उसकी पूंछ को पकड़ के आराम से स्क्वीज, जैसे टूथपेस्ट निकालते हैं ना ट्यूब से, उसी तरह से उसको निचोड़ के आप उसको वॉमिटिंग करा दीजिए। उसके बॉडी का सारा जो खून उसने पिया है उस सबको बाहर निकालिए। ओके, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग फॉर द सक्ड ब्लड, वो जितना वमन कर दे उतना आप करिए। उसको आप हल्दी के पानी में भी डाल सकते हैं, उसमें भी वो वॉमिट कर देगा, सारा खून वो बाहर छोड़ देगा। देखिए यहाँ पे कैसे वो कर रहा है। तो ये हाथ से पकड़ के आप उसको दबा के निचोड़ के खून सारा बाहर निकाल सकते हैं। और ये जितना खून ये इसने पिया था जलोका ने, ये सारा बाहर निकल आया। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपको कराना होता है। अगर आप ये प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं तो वो जो जलोका है वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उसने दूषित रक्त पिया हुआ है ना। तो दूषित रक्त पीने के कारण जलोका को जो बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंद्रमद। ओके, ये टर्म आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी आता है। तो इंद्रमद हो जाता है उस जलोका को जिसकी वॉमिटिंग ना कराई जाए, जिसके पेट में दूषित रक्त पाचन हो जाए। ठीक, इसीलिए वहां पे उसका सारा जो ब्लड उसने पिया है गंदा वाला, उसको बाहर निकाल देना है निचोड़ के एकदम अच्छे से, फिर उसको साफ पानी से धो के रख देना है। ठीक है, रेस्ट के लिए। उसके बाद है नंबर 3 में अलाबू बताया गया है। अलाबू आपके कफ दोष के लिए बताया गया है ना। अलाबू क्या होती है, मैंने आपको कहा था प्लांट का ये फल है। तो कौन सा प्लांट है ये, लैंगनरिया वल्गारिस। लैंगनरिया वल्गारिस या बॉटल गाउड भी जिसको बोलते हैं, बॉटल गाउड। तो ये फल आपको लेना है, ये जब एकदम ड्राई हो गया हो, सूख गया हो, तब आपको लेना है। अलाबू फल, इसका शेप जो होता है अलाबू फल जैसा होता है, ये फल है इसका, आप लोग देख सकते हैं। 8 अंगुल सर्कमफेरेंस एंड 4 अंगुल नलिका अटैच्ड टू इट। तो ये जो इसकी साइज होती है, इसके नीचे का ये जो पोर्शन है कम से कम 8 अंगुल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर करेंगे। आप ये फल ले आए पेड़ से, ये सूखा हुआ फल, फिर आप उसको क्या करोगे, सिलेक्ट अ राउंड बेस्ड बॉटल गाउड, अलाउ इट टू ड्राई इन हॉट सन। तो धूप में आपको अच्छे से सुखा देना है। Make a small hole at its bottom and take out all the pulp and seeds. तो यहाँ से आपको कट कर देना है। यहाँ पे देखिए फोटो में भी वो कट कर रहा है, नीचे से कट करके उसके अंदर का सारा पल्प और सीड आपको बाहर निकाल लेना है। The other end of the alabu should be narrow than the bottom. और अदर एंड उसका यहाँ पे वो नैरो होना चाहिए, उसकी डायमीटर कम होनी चाहिए। ऐसा ही अलाबू आपको चूज करना है। उसके बाद क्या प्रोसीजर है, देखिए इनिशियली एट द साइट ऑफ लीजन प्रच्छान इज डन। तो जहां पे रक्त मोक्षण करना है उस एरिया में आप पहले प्रच्छान कर्म कर दीजिए, एक स्कैल्पेल की मदद से या नीडल की मदद से उसमें थोड़ा थोड़ा पंक्चर कर दीजिए, जिससे कि ब्लीडिंग होने लगे। When the bleeding starts, a cotton piece soaked in oil or candle is lighted and placed inside the अलाबू। ठीक है, तो अलाबू के अंदर आपको क्या करना है, एक कैंडल जला के या फिर एक दिया जला के, तेल वाला दिया जला के आप उसमें छोड़ सकते हैं। और उसके बाद उस अलाबू को हॉरिजॉन्टली उस स्किन के ऊपर आपको लगा देना है। ठीक, तो ये पकड़ के आपको रखना है। द अलाबू इज नाउ applied horizontally over the skin covering the incised area। जहाँ पे आपने इंसिजन दिया है नेडल की मदद से प्रच्छान कर्म किया है, उसके ऊपर आप अलाबू को रख दीजिए। अलाबू के अंदर जो कैंडल जल रहा था या फिर जो दिया जल रहा था वो कुछ देर बाद बुझ जाएगा। ठीक है, the flame will be present till the oxygen is completely utilized। ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगा उसके अंदर तो वो दिया बुझ जाएगा। Later it fades creating vacuum, negative pressure inside which draws the blood। So ये बुझने की वजह से क्या होगा, जो स्किन के ऊपर आपने लगाया है इस तरह से, ये अलाबू आपने इस तरह से लगा दिया है ना, यहाँ पे वो दिया जल रहा था वो बुझ गया और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम जब क्रिएट हो जाएगा ये स्किन ऊपर की ओर खींच जाएगी, तो वो कुछ इस तरह का ये हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे अलाबू लगा है और ये कुछ इस तरह से स्किन ऊपर की ओर खींच जाएगा। आपने यहाँ पे पंक्चर किया हुआ है ना, तो ये जो पंक्चर किया है उसमें से
ब्लड बाहर निकल आएगा और रक्त मोक्षण हो जाएगा। ठीक, तो ये इसी तरह का कुछ प्रोसीजर है, ये आपको करना है। वैक्यूम क्रिएट करके या नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके ये कराया जाता है। अलाबू शुड बी केप्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स, देन रिमूव फोर्सफुली। तो 10-15 मिनट आपको उसमें रखना है, फिर आपको उसको वहां से निकाल देना है। ठीक है, तो उसके अंदर सारा आपका खून आ गया होगा, उसको आपको फेंक देना है। अलाबू अवचारण इज सिमिलर टू द कपिंग टेक्निक। आजकल कपिंग टेक्निक की जाती है, आप लोगों ने वीडियोस भी काफी देखी होंगी यूट्यूब पे। कपिंग टेक्निक में ड्राई कपिंग की जाती है और ऐसे ब्लड वाली कपिंग भी की जाती है। सो ये ब्लड निकालने का या ब्लड लेटिंग का जो प्रोसीजर है कपिंग से, ये कुछ इस तरह का दिखता है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें कि पंक्चर किया गया है, उसके बाद ये कप लगाया गया है। ये भी नेगेटिव प्रेशर से ही होता है। ऊपर यहाँ पे आप इसकी नोजल देख सकते हैं। इसमें वैक्यूम क्रिएट कराया जाता है, एक गन जैसा होता है। जब आप उसको खींचते हैं तो ये वैक्यूम क्रिएट होता है, इसके अंदर की हवा सारी निकल जाती है और ये स्किन के साथ चिपक जाता है। जब ये चिपक जाता है तो आपने जो पंक्चर किया है, इंसिजन दिया है, उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सारा खून इसके अंदर कलेक्ट हो गया है ना। हमने यहाँ पे 4-5 कप लगाए हैं और सभी में खून कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कपिंग टेक्निक है, आजकल किया जाता है क्योंकि अलाबू अवेलेबल नहीं होता है काफी जगहों पे, तो वहां पे हम लोग कपिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। और इसको वैक्यूम एक्सट्रैक्शन का भी प्रोसीजर है ये। तो वैक्यूम एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रबर बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 10 ml डिस्पोजेबल सिरिंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रबर बल्ब की पिक्चर दी गई है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास हो तो वहां पर भी आप वैक्यूम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ये अलाबू जैसा ही इफेक्ट आपको देगा। ठीक है, सो 10 ml सिरिंज में क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसी सिरिंज होती है ना इस तरह की, तो इसके एक एंड ये इस तरह का दिखता है और इसके अंदर पिस्टन होता है ना। तो इस सिरिंज को आपको ऊपर से यहाँ से कट कर देना है, उसके बाद आप इसको स्किन पे लगा सकते हैं और ये पिस्टन की मदद से आप पीछे जब खींचेंगे तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हैं, ऊपर से भी लगा सकते हैं। ओके, 10 ml syringe with its nozzle neatly cut off without sharp edge। कोई शार्प एज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर शार्प एज हुआ तो स्किन के ऊपर इंजुरी हो सकती है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिरिंज का। ये लगा के आप क्या कर सकते हैं, रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे खून निकल आएगा जब आप इसको खींचोगे, पीछे से पिस्टन खींचोगे तो ये इसको ब्लीडिंग कराएगा। ये भी एक तरह का वैक्यूम एक्सट्रैक्शन है जो आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको अलाबू जैसा ही इफेक्ट देता है। उसके बाद देखिए नंबर डी जो है आपका घटी यंत्र। घटी यंत्र जैसा कि हमने पढ़ा था, वात और कफ अगर दोनों चीजें दूषित हो तो वहां पे घटी यंत्र का इस्तेमाल होता है। Here instead of अलाबू घटी is, so घटी या घट जिसको बोलते हैं, अर्दन पॉट, मिट्टी का घड़ा छोटा सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए प्लास्टिक का डब्बा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी एक तरह का आपका यंत्र है, ये भी वही प्रोसेस है इसका, वैक्यूम क्रिएट कराना है। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर सिमिलर टू दैट ऑफ अलाबू अवचारण। तो ये घटी यंत्र आप जब यूज करते हो, मिट्टी का अगर आप यूज करो तो बेटर रिजल्ट उसमें आता है। उसमें क्या करना है, एक छोटा सा दिया या कैंडल लेके आपको जला लेना है उसके अंदर, और जिस एरिया पे आपको करना है वहां पे इस घटी को आपको रख देना है उल्टा करके। ठीक है, जब आप उल्टा करके रखोगे ये कैंडल बुझ जाएगा थोड़ी देर बाद, ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगा अंदर, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा और ये स्किन ऊपर की ओर खींचेगी। सो प्रच्छान कर्म करने के बाद ही आपको इसको लगाना है, तो उस इंसिजन से, उस पंक्चर से ब्लीडिंग होने लगेगी और जो दूषित रक्त होगा वो आपके घटी में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये टोटल प्रोसीजर है आपके अनुशस्त्र श्रावण के, जिसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले श्रृंग, उसके बाद जलौका, उसके बाद अलाबू और लास्ट में है घटी यंत्र। तो 4 चीजें अनुशस्त्र में वर्णन की गई हैं। आई होप आपको ये सारी प्रोसीजर्स अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। रक्त मोक्षण इंडिकेशन बताया गया है। रक्त मोक्षण का इंडिकेशन मीन्स कहाँ कहाँ किस किस डिजीज में आप लोग रक्त मोक्षण कर सकते हैं। तो देखिए ये चरक द्वारा बताया गया है रक्त मोक्षण कहाँ पे किया जा सकता है। कुष्ठ, विसर्प, पीड़का, रक्तपित्त, अश्रिकदर, गुदपाक, मेढपाक, मुखपाक,
प्लीहा गुल्म विद्रधि नीलिका कामला व्यंग पिप्लु दद्रु चर्मदल तिलकालक श्रित्र पामा अर्शमंडल पुति आस्य गंधता। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे स्किन डिजीजेस आपको मिल जाएंगे, स्किन डिजीजेस, और कहीं पे पस फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ डिजीजेस हैं जिसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे भी आप लोग रक्त मोक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा अक्षी रोग, उपकुश, प्रमीलक, रक्तमेह, वात रक्त, वैवर्ण्य, अग्निमांद्य, पिपासा, गुरुगात्रता, संताप, अति दौर्बल्य, अरुचि, शिरोरुजा, अन्नपान विदाह, तिक्त उद्गार, अम्ल उद्गार, क्लम, क्रोध, बुद्धि सम्मोह, लवणास्यता, स्वेद, शरीर दौर्गंध्य, मद, कंप, स्वरक्षय, अतिनिद्रा, कंडू, पोट, मशक और अति तमोदर्शन। तो ये सारी डिजीजेस हैं जिसमें आप लोग रक्त मोक्षण कर सकते हैं। ठीक है, सो एरिया वाइज आपको रक्त मोक्षण करना है। जिस जगह पे आपका डिजीज लोकेटेड है वहां पे आप आसपास की वेन्स का इस्तेमाल करके रक्त मोक्षण कर सकते हैं, प्रच्छान कर्म कर सकते हैं, जलौका लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताई गई हैं कहाँ पे रक्त मोक्षण आपको नहीं करना है। अगर सर्वांग शोथ हो, पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो, एनासार्का जिसको बोलते हैं, एडिमा हो पूरी बॉडी में, दुर्बलता हो, पांडु, खून ही नहीं है, पांडु एनीमिया को बोला जाता है ना, जहाँ पे खून नहीं है और आप उसका और खून निकाल रहे हैं, तो वहां पे आपको रक्त मोक्षण नहीं करना है। अर्श हो, ब्लीडिंग वाला जो पाइल्स है जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत खून लॉस होता है, वहां पर भी रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। देन उदर शोष है, गर्भिणी, कामला, रूक्ष, क्षत, अभीरु, श्रांत, मद्यपीत, वमित जिसका वमन हुआ हो, मद्य जिसने पिया हो मद्यपीत होगा, आस्थापित जिसका आस्थापन वस्ती हुआ हो, अनुवासित जिसका अनुवासन वस्ती हुआ हो, क्लैब्य है, कास, श्वास, शोष, ज्वर, अक्षिपाक हो गया हो, व्यवाई हो, पक्षाघात हो, उपवसित हो, उपवासित मतलब जिसने उपवास किया हो, पिपासित जिसको प्यास लगी हो, या जो मूर्छित हो, बेहोश हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस अगर हैं तो वहां पे आपको रक्त मोक्षण नहीं कराना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए रक्त मोक्षण का काल बताया गया है, स्पेशली शरद ऋतु में रक्त मोक्षण कराने को कहा जाता है, तो शरद ऋतु में आप कराएं इसको, बहुत ही इसका बेनिफिट अच्छा होता है। इसके अलावा वर्षा ऋतु में डे टाइम में आप करा सकते हैं, दिन में करा सकते हैं जब आकाश में बादल ना हो। ओके, फ्री फ्रॉम मेघा लिखा है ना, तो आकाश में जब बादल ना हो दिन में भी आप वर्षा ऋतु में रक्त मोक्षण करा सकते हैं। हेमंत ऋतु में अगर आपको कराना है तो मिड डे कराना है, एकदम 12 बजे के टाइम पे, जब मिड डे रहता है, नून का टाइम रहता है, उस टाइम पे आप कराइए। ग्रीष्म ऋतु में अगर कराना है तो एकदम सुबह कराना है या फिर शाम को कराना है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सन बहुत पावरफुल होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो दिन में आपको नहीं कराना चाहिए, या तो सुबह सुबह कराइए या फिर शाम को कराइए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं, देखिए एक जगह पे इन्होंने कितनी सारी जलौका, मतलब 6 जलौका लगाई है, तो नेसेसिटी के अकॉर्डिंगली आप जलौका का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी जलौकाएं पी रही हैं, देखिए इसका सर वाला पोर्शन कैसे उठा हुआ है, यहाँ यहाँ ये सब आप देख सकते हैं ना, तो ये सारी जलौका खून पी रही हैं। इसके बाद क्या है देखते हैं, इसके बाद है रक्त मोक्षण डोज। तो कितना रक्त हमें निकालना चाहिए, तो उसके लिए सुश्रुत जी ने बताया है कि एक प्रस्थ मात्रा में आप रक्त निकाल सकते हैं। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि रक्त मोक्षण की डोज कितनी बताई गई है, कितना रक्त आपको एक बार में निकालना चाहिए। तो एक बार में मैक्सिमम 1 प्रस्थ तक आप खून निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद जलौका अवचारण में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। 2 तरह की जलौका मिलती है, 2 तरह की जलौका, एक सविष जो विषैली होती है, एक होता है निर्विष। ओके, निर्विष मतलब जिसमें जहर नहीं होता है। तो जो विषैली जलौकाएं होती हैं उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए थेरेपी में, क्योंकि अगर आप विषैली जलौका का इस्तेमाल करेंगे तो जो पेशेंट है वो विष ग्रसित हो जाएगा, उसमें विष का इफेक्ट दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे जहरीला हो जाता है उसका शरीर, तो वहां पे आप सविष जलौका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सविष जलौका भी 6 प्रकार की बताई गई है, कृष्णा, कर्पूरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका और गोचंदना। ठीक है, तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है।
जैसे कि सविष जलोका कौन सी है, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, कर्पूरा है, कपिला है, पिंगला है, पुंडरिका है। तो ये 3 आपकी निर्विष जलोका है, लेकिन कर्पूरा आपकी सविष जलोका है। गोचंदना कौन से टाइप की जलोका है, सविष है, निर्विष है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है जहां पे आपको सही आंसर चूज करना होता है। तो ये नाम आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। सविष जलोका 6 प्रकार की होती है और निर्विष जलोका भी 6 प्रकार की बताई गई है। निर्विष जलोका में कौन कौन आ जाता है, कपिला, पिंगला, शंखमुखी, मूसिका, पुंडरीक मुखी और शराविका। ओके, तो ये नाम है आपके निर्विष जलोका के। ये ही थेरेपी में यूज होते हैं, रक्त मोक्षण के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं। ये कृष्णा, कर्पूरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका, गोचंदना, इन सब की फोटो दी गई है। ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। और नीचे देखिए 6 प्रकार के निर्विष जलोकाएं हैं, कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका, सावरिका और पुंडरिक मुखी। ओके, तो ये सावरिका आप यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, सावरिका होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। सो सावरिका आप लोग याद रखिएगा, कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका, पुंडरिका और सावरिका। ओके, शंकुमुखी है ये, शंकुमुखी। तो इस तरह से आप इसको नाम सारे याद रखिएगा। ये नाम अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको चूज करना है कि वो सविष जलोका है या निर्विष जलोका है। और सिर्फ निर्विष जलोका ही इस्तेमाल होता है आपकी थेरेपी के लिए, रक्त मोक्षण के लिए। ओके, इसके बाद देखिए इंद्रमद इज अ डिजीज ऑफ जलोका ड्यू टू दुर्वांत। ये मैंने आपको बता दिया था, अगर उसका वमन हम सही से ना कराएं तो उसको इंद्रमद नामक रोग हो सकता है। ओके, और ये इंद्रमद एक बार हो गया तो वो जलोका फिर किसी काम का नहीं रहता, वो जलोका खराब हो जाता है। तो जलोका को साफ करके आपको साफ पानी में स्टोर करना है, उसके पानी चेंज करते रहना है। इस तरह से जलोका को आपको पाल के रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सिराव्यथ। तो ये सारे रक्त मोक्षण के प्रोसीजर्स हो गए आपके, है ना, पंक्चर आपने किया, उसमें शिरावेद बताया गया है। शिरावेद में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इट इज एडवाइज्ड एज पर द डिजीज। तो जैसा डिजीज हो, जहां पे डिजीज हो, एरिया वाइज आप शिरावेद चूज कर सकते हैं, कौन सी शिरा से आपको रक्त मोक्षण कराना है। उसके लिए जो यंत्र इस्तेमाल होते हैं उसके नाम इम्पोर्टेंट है। तो उसमें क्या क्या आता है, कुठारिका, व्रीहिमुख और त्रिकुर्चिका। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शिरावेद में इस्तेमाल होते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको हिंदी में भी लिख देती हूँ। ये है, एक है आपकी कुठारिका, दूसरी है व्रीहिमुखी, व्रीहिमुख या व्रीहिमुखी, देन तीसरी है त्रिकुर्चिका। ओके, त्रिकुर्चिका। ओके, नेक्स्ट देखिए साइट ऑफ शिरावेद इंडिकेशंस। तो साइट मतलब कहाँ पे आपको शिरावेद करना है। सो इसके कुछ साइट्स सुश्रुत द्वारा बताए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, डिजीज दिया गया है, कौन से डिजीज में आपको कहाँ शिरावेद करना है। सो देखिए 2 अंगुल अबव क्षिप्रमर्म, क्षिप्रमर्म से 2 अंगुल ऊपर आप शिरावेद कर सकते हैं। कौन से डिजीज में, अगर पादहर्ष हो रहा है, पाददाह हो रहा है, अपवाहुक है, चिप है, विसर्प है, वात रक्त है, वात कंटक है, विचर्चिका है या पाददारी है। तो ये डिजीजेस अगर हैं तो आपको क्षिप्रमर्म के 2 अंगुल ऊपर शिरावेद करनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2 में देखिए प्रोष्टुक शीर्ष, खंज और पंगु। ये डिजीज में आपको गुल्फ के 2 अंगुल ऊपर, 2 अंगुल्स अबव गुल्फ। तो आप गुल्फ संधि जो होती है, ये गुल्फ संधि होती है, इसके 2 अंगुल ऊपर आपको शिरावेद करना चाहिए, प्रोष्टुक शीर्ष, खंज और पंगु में। नेक्स्ट डिजीज है आपकी गृध्रसी। गृध्रसी में कहाँ पे शिरावेद करना है आपको, जानु संधि के अबव, ऊपर या बिलो 4 अंगुल। जानु संधि आपकी नी जॉइंट होती है, तो नी जॉइंट के 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे आप शिरावेद करके दूषित रक्त को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया है, गलगंड। गलगंड अगर है तो उरुमूल शिरा, उरुमूल शिरा में आप शिरावेद कर सकते हैं। प्लीहा वृद्धि अगर है, प्लीहा बढ़ी हुई है, स्प्लेनोमेगाली है किसी को, तो वहां पे वाम कुरपर संधि, आपकी लेफ्ट एल्बो जो होती है, लेफ्ट एल्बो से आप शिरावेद करके रक्त बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यकृत दाल्य उदर दिया है। अगर किसी का लीवर बढ़ा हुआ है, स्प्लीन बढ़ा हुआ है, लीवर बढ़ा हुआ है मेनली,
तो वहां पे राइट आर्म से आपको शिरावेद करना है, मिड ऑफ द राइट आर्म, राइट आर्म के बीचों बीच से आपको शिरावेद करके रक्त निकालना है। नेक्स्ट डिजीज देखिए क्या है, आंत्रविद्रधि और पार्श्वशूल। आंत्रविद्रधि अगर हुआ है या फिर पार्श्वशूल हुआ है तो कहाँ से आपको शिरावेद करना है, दक्षिण स्तन कक्ष मध्य। ओके, स्तन और कक्षा यानी आपका जो आर्म पिट होता है उसके बीच में एक सिरा गई है, राइट साइड के स्तन और कक्षा के बीच की जो सिरा है वहां से आप शिरावेद कर सकते हैं। उसके बाद है अपस्मार। अपस्मार में हनु संधि से शिरावेद करने को बताया गया है। और उन्माद, उन्माद में शंख केशांत मध्य, शंख प्रदेश और केश का अंत जो बॉर्डर होती है वहां उसके बीच में आपको शिरावेद करने के लिए बताया गया है। तो शंख प्रदेश में आप लोग अपने सर पे अगर हाथ लगा कर देखें, शंख प्रदेश में आपको एक सिरा मिलेगी, तो वहां पे आप लोग शिरावेद कर सकते हैं उन्माद के केस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया है, महागद इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन विष जलों का कॉम्प्लिकेशन। अगर आपको नहीं पता चला, आपने विषद जलों का ले लिया और उसको अपने पेशेंट पे लगा दिया है, तो वहां पे क्या होगा, विष क्रिया होगी और पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो वहां पे महागद बताया गया है, महागद आपको लेना है एज अ मेडिसिन, महागद। सो ये आप लोग याद रखिएगा, महागद दिया जाता है विष जलौका के कॉम्प्लिकेशन में। उसके बाद क्या दिया है, वाग्भट हैज मेंशन घटी इन प्लेस ऑफ अलाबू। वाग्भट जी ने घटी यंत्र मेंशन किया है, अलाबू के स्थान पे घटी यंत्र का इस्तेमाल इन्होंने बताया है। तुम्बी इज अ सिनोनिम ऑफ अलाबू एज पर भाव मिश्र। सो भाव मिश्र जी ने अलाबू का एक और पर्याय बताया है तुम्बी। अगर आपको कहीं ऑप्शन में तुम्बी मिले अलाबू की जगह तो वो भी सही आंसर होगा, ठीक है। रक्त मोक्षण बाय सूची इज मेंशन्ड इन चरक संहिता। सो सूची या सूची क्या होती है, सुई, नीडल, सुई का इस्तेमाल करके रक्त मोक्षण करना भी चरक संहिता में वर्णित है। और क्या बताया गया है, सुश्रुत हैज मेंशन्ड विघर्षण टाइप ऑफ रक्त मोक्षण इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पित्तज जीवा कंटक चिकित्सा बाय यूजिंग गोजी एंड सेफालिका लीव्स। तो गोजी के पत्ते और सेफालिका के पत्तों को इस्तेमाल करके विघर्षण करके, घिस के, उन पत्तों से घिस के भी आप रक्त मोक्षण करा सकते हैं, जो कि पित्तज जीवा कंटक में बताया गया है सुश्रुत द्वारा। और क्या बताया गया है, संधान, स्कंदन, दहन एंड पाचन आर 4 मेथड्स टू कंट्रोल रक्तस्राव मेंशन्ड इन सुश्रुत संहिता। तो रक्तस्राव जहां से हो रहा हो और अधिक रक्तस्राव अगर हो रहा हो, वो कंट्रोल करने के लिए 4 प्रोसीजर्स बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है संधान कर्म, उसके बाद स्कंदन कर्म, 3 में दहन कर्म और 4 में पाचन कर्म। ये चारों टर्म आप याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो संधान, स्कंदन, दहन और पाचन, ये 4 कर्म बताए गए हैं जिससे रक्तस्राव को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर एक्सेसिव खून निकल रहा है, आपने इंस्ट्रूमेंट निकाल दिया, उसके बाद भी खून आ रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है, तो इनमें से कोई एक कर्म आप इस्तेमाल करके रक्तस्राव को रोक सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको रक्त मोक्षण समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया इसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस जगह पे आपको रक्त मोक्षण करना चाहिए, डिजीज वाइज सिरावेद बताया गया है, सिरावेद आपको कहाँ करना चाहिए। सो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा और जब भी आप हमारा चैनल खोलते हैं प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो मिल जाएगी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो हम लोग आगे अपलोड करने वाले हैं, सो बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बाद हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे पंचकर्म के। ये वीडियोस आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जो लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग आयुर्वेद से लिंक्ड हैं, वो सबको आप शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी घर में बैठ के पढ़ाई कर पाए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।